Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. Today we are going to solve second paper. The first question of the second paper is that dash refers the consistency in measurement, that is reliability. Reliability से बिल्कुल हम वो देख सकते हैं जो पहले हमने देखा, ताकि रिलायबल किसे कहते हैं जिसको हम दोबारा देख सके। अगर उसको हम दोबारा चेक करें किसी चीज़ को तो वो उसका नतीजा जो वही निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट रिलेटेड टू पंचायत राज इन इंडिया। उसका करेक्ट आंसर है जस्टिस वर्मा कमिटी। एक्चुअली दिस कमिटी इज रिलेटेड टू क्राइम या क्रिमिनल प्रोसीजर। थर्ड, पीपल रिलेटेड बाय ब्लड आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं जो ब्लड से रिलेटेड है? सिंपली वी कैन से दैट उनको हम कंसंजीनियस कहते हैं। एक्चुअली दो टाइप के किनशिप होते हैं, फर्स्ट इज एफिनल किनशिप एंड सेकंड इज कंसंजीनियस किनशिप। एफिनल किनशिप किसको कहते हैं हम, जो मैरिज पे बेस्ड होगा, और कंसंजीनियस किनशिप किसे कहते हैं जो ब्लड पे बेस्ड होगा। इसके अलावा भी एक टर्म है फिक्टिव किनशिप। फिक्टिव किनशिप किसे कहते हैं कि ना वो ब्लड से रिलेटेड होते हैं ना वो मैरिज से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को हमने अडॉप्ट किया तो वो किस किनशिप में आएगा, उसको हम फिक्टिव किनशिप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, at the time of French Revolution, who was the king of France? Actually जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम कौन था? एक्चुअली लुइस 16 था किंग उस टाइम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। उसको फिर उसका मर्डर किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, द जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1986 में उसको एस्टेब्लिश किया गया। According to census 2011, Muslims comprise -% of the total population. The correct answer is 14.2. According to 2011 census, it is the right percentage. 14.2 is the right percentage of Muslims. Hindus की क्या है? 79 point something है, 79.8 करके. You have to remember also this percentage. Which of the following books has been authored by the Imal Durkheim? इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो इमाल दुरखाइम ने दी है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये इमाल दुरखाइम ने लिखी है। बाकी ये मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो बुक है ये मैक्स वेबर की है। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज डिफाइंड सोशियोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी अटेम्प्टिंग द इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। करेक्ट आंसर इज मैक्स वेबर। इसने सोशियोलॉजी को डिफाइन ही इस तरीके से किया है इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्शन, और इमाल दुरखाइम ने इन टर्म्स ऑफ सोशल फैक्ट डिफाइन किया है सोशियोलॉजी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। मटेरियल सोशल फैक्ट हम किसे कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, और नॉन मटेरियल जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं फील कर सकते हैं। सिंपली हाउसिंग अरेंजमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उनको सारे चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउसिंग अरेंजमेंट जो है ये मटेरियल फैक्ट हैं। वैल्यूज जो है उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ओनली वी कैन फील, ओनली वी कैन थिंक। तो वैल्यूज आर द करेक्ट आंसर बिकॉज वैल्यूज आर नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट जो इमाल दुरखाइम ने कहा है। The Enlightenment was characterized by the belief that people could comprehend. Comprehend simply means we can understand and control the universe by means of. Enlightenment is related with reason and empirical research. जब हम enlightenment पढ़ते हैं तो it means that वहाँ पे हम फोकस किस चीज़ पे करते हैं? enlightenment इसी के बारे में हमें बताता है कि reason and empirical research के बारे में हमें बताता है। तो correct answer is reason and empirical research। कि enlightenment का मतलब ये है, it is a philosophical movement that took place in 18th century, मगर which rejects the old dogmatic, religious, socio-economic and political beliefs and gives stress and gives emphasis on reason and empirical research. The book Social Theory and Social Structure has been written by, किसने लिखी है? R.K. Merton ने लिखी है ये बुक। An important criticism of positivism related to पॉजिटिज्म का कौन सा क्रिटिसिज्म है जो इसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडिया, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट पॉजिटिज्म को रिजेक्ट किया गया है। एक्चुअली तो मीनिंग ऑफ रियलिटी इसका करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वाज दैट ऑफ, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, पहली सोसाइटी क्या थी? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटी थी। Question number 14, sample that is simply available to the researcher by virtue of this of its accessibility is known as, इसको हम क्या कह सकते हैं जो हमें easily बिल्कुल अवेलेबल हो, जो हमें easy जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, that is convenient sampling, या simply we can say that convenient sample, कि उसमें एक इंसान को easily sample अवेलेबल होता है on the basis of convenient। अगर इंसान convenient है तो वो sample अपना ले सकता है वहाँ से। The detailed examination of single example of something etc, जिसको हम detailed examination किसी चीज़ की जब करते हैं या in depth analysis किसी चीज़ की करते हैं उसको हम case study कहते हैं। You have to remember this point।
किसी चीज़ की अगर हम डिटेल्ड एग्जामिनेशन लेते हैं, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं या इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ को हम केस स्टडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द थ्योरी रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ फैमिली इज, एक्चुअली जो थ्योरी हमें बताते हैं कि ऑरिजिन ऑफ द फैमिली वो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, क्योंकि थ्रू इवोल्यूशनरी थ्योरीज वी आर ट्रेसिंग द ऑरिजिन ऑफ द सोसाइटी का। क्वेश्चन नंबर 17, एंड नॉर्म इज, नॉर्म किसे हम कहते हैं? एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट नॉर्म जो होता है स्पेसिफिक गाइडलाइन होता है विच गाइड्स इंडिविजुअल्स या विच शेप्स इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वैल्यूज किसे कहते हैं? वैल्यूज उसका अपोजिट है, वैल्यूज आर जनरल गाइडलाइंस which tells us what is desirable and what is not desirable, what is worthy and what is not worthy. तो norm इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दैट है norm is a specific guide to action, specific guide to action. सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या है? इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? सोशियोलॉजी simply we can say that it is a scientific study of social interaction and organization. बाकी other answers are irrelevant. Next is question number 19, who maintained that sociology cannot be value free. Actually मैक्स वेबर ने कहा है कि सोशियोलॉजी को हम वैल्यू फ्री नहीं बना सकते हैं, बट वी मस्ट ट्राई टू बी ए वैल्यू फ्री। हम कोशिश करेंगे, हम तब भी कोशिश करने के बावजूद भी हम वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी को नहीं बना सकते हैं, मगर वी मस्ट ट्राई। मैक्स वेबर ने ये चीज़ कहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक सोशियोलॉजी एज ए वैल्यू फ्री, क्योंकि हम इसमें हम अपने जो अपने वैल्यूज़ है एक इंसान ऐड कर सकता है, एक रिसर्चर उसके वैल्यूज़ होते रहते हैं। Which article of the Constitution deals with specifying a particular tribe as a scheduled tribe? कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है जो एक पर्टिकुलर ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर लेता है? दैट इज आर्टिकल 342. Who said that kinship creates society and society creates the state? This is important definition given by MacLever. This is, you must remember it, okay? This is important definition given by MacLever, who said that kinship creates society and society creates the state. किंशप सिस्टम आर, किंशप सिस्टम क्या है? आइडेंटिकल इन ऑल कल्चर्स, क्या ये सेम होते हैं हर किसी कल्चर में? आर्बिट्रेरी इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन इमेजिनेशन, क्या ये ह्यूमन इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है? रूटेड इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये रूटेड है? नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज आइडेंटिकल इन ऑल कल्चर्स। किंशप जहां पे भी जाए यू विल फाइंड 8 प्राइमरी किन्स, 33 सेकेंडरी किन्स एंड 151 टर्शियरी किन्स। इसका करेक्ट आंसर है आइडेंटिकल। किंशप सिस्टम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल कल्चर्स, बिल्कुल दे आर सेम इन ऑल कल्चर्स। Question number 23, a rising suicide rate associated with normlessness and a lack of social regulation can be described as, जैसे मैंने I have stated in a previous lecture that 2 types of social factors are here according to Imal Durkheim, integration and regulation. अगर integration ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अगर regulation ज़्यादा होगी या कम होगा तो क्या होगा? तो वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि जहाँ पे सोशल रेगुलेशन नॉर्मलेसनेस सिचुएशन होगी एंड लैग ऑफ सोशल रेगुलेशन, कंट्रोल कम होगा, उसको हम कहते हैं उस सेंस में अगर कोई सुसाइड होती है, राइज होता है सुसाइड, मगर कंडीशन क्या होगी? कंडीशन नॉर्मलेसनेस सिचुएशन होगी। कंडीशन क्या होगा? लैक ऑफ सोशल रेगुलेशन होगा, तो उसको हम एनोमिक सुसाइड कहते हैं। एनोमिक का मतलब यही होता है कि नॉर्मलेसनेस सिचुएशन, एनोमिक सुसाइड कि arising suicide rate associated with normlessness and lack of social regulation can be described as, उसको हम कहते हैं anomic suicide, क्योंकि उसमें normlessness situation होती है। Question number 24, which of the following is not part of Karl Marx's theory of capitalism? Actually तो इनमें से कौन कार्ल मार्क्स की theory of capitalism से belong नहीं कर रहे हैं या नहीं बता रहा है? Capitalist production exploits the working class. This is correct one. Class conflict is inevitable in capitalist society. जब तक capitalist society रहेंगे तब तक बिल्कुल यही चीज़ रहेगी। अगर socialistic society में चली जाएगी तो socialist society में खत्म हो जाएगी। जब revolution के लिए लोग काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल socialist society में जो exploitation है या class conflict है वो खत्म रहेगा। There will be no classes. इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर द रेवोल्यूशनरी क्लास। यस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर द रेवोल्यूशनरी क्लास, क्योंकि वही स्टार्ट करते हैं रेवोल्यूशन को। इंडस्ट्रियल वर्कर, जितने भी इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ से वो ट्रांसफर होते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ, तो दे ब्रिंग रेवोल्यूशन।
क्लास स्ट्रगल ओनली आकर्स, फोर्थ पॉइंट है दैट इज क्लास स्ट्रगल ओनली आकर्स अंडर कैपिटलिज्म। क्या कैपिटलिज्म के बगैर किसी जगह क्लास स्ट्रगल नहीं होती है? दिस इज द रॉन्ग वन, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स थ्योरी का पार्ट नहीं है। हर एक सोसाइटी में, हर एक सिस्टम में, बिल्कुल चाहे आप फ्यूडल सोसाइटी ले लीजिएगा, चाहे आप एंशिएंट सोसाइटी ले लीजिएगा, तो उन सोसाइटीज में भी क्लास स्ट्रगल होती है। एक क्वेश्चन नंबर 25, एम एन सेरेन वाज कॉल्ड द इंटरडिपेंडेंस अमंग द कास्ट्स एज। इंटरडिपेंडेंस अमंग कास्ट, उसको हम क्या कहते हैं? जब कास्ट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं तो उसको हम वर्टिकल यूनिटी कहते हैं, वर्टिकल यूनिटी कहते हैं। एम एन सेरेन वाज कॉल्ड द इंटरडिपेंडेंस अमंग कास्ट्स एज वर्टिकल यूनिटी। Next question is that question number 26, marriage and family in India was written by। एक्चुअली ये किसने लिखा है? के.एम. कपाडिया इज द करेक्ट आंसर, ये इसी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी एज डिस्क्राइब्ड बाय वेबर। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को एक्सप्लेन किया है। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताए, उनमें से इनमें से कौन सा फीचर है ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू वेबर, जो वेबर ने डिफाइन किया है? स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, इम्पर्सनलिटी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें, स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, हायरार्की भी होना चाहिए और इम्पर्सनलिटी भी होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन इज नेसेसरी क्योंकि उससे हम बिल्कुल एफिशिएंट, बिल्कुल ब्यूरोक्रेट सिलेक्ट कर सकते हैं एफिशिएंटली। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन वी कैन सिलेक्ट द पीपल who will run the bureaucracy। hierarchy is also must, क्योंकि hierarchy अगर नहीं होगी तो how we can control the system। hierarchy simply means systematic arrangement of individuals on the basis of authority। here hierarchy is must क्योंकि जब hierarchy है, जो अपर पोस्ट पे बैठे हुए हैं they are controlling the lower ones with their authority। impersonality means कि यहाँ पे बिल्कुल इंसान पर्सनल नहीं होना चाहिए कि ये मेरा बंदा है, ये मेरे रिलीजन से ताल्लुक रख रहा है, ये मेरी कास्ट से बिलोंग कर रहा है, ये मेरा रिश्तेदार है, इसको सिलेक्ट करना है, नॉट एट ऑल। इम्पर्सनलिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी जो डिजर्व कर रहा होगा इंसान, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रेस, रिलीजन, तो वी हैव टू सिलेक्ट दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। सो ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। A lineage consists of descendants of one line either patrilineal और matrilineal। ठीक है, दोनों में से एक लाइन एट ए टाइम हम एक लीनेज के जरिए हम एक चाहे फादर की साइड चाहे मदर्स की साइड हम ट्रेस कर सकते हैं। Which of the following is the smallest unilinear descent group? Actually lineage is the correct answer। lineage is the smallest unilinear descent group। एक ही लाइन पे हम ट्रेस कर सकते हैं either on mother side or on father side at a time। Which of the following is not which of the following has not weakened the caste system? किसने कास्ट सिस्टम को कमजोर नहीं किया है? मॉडर्नाइजेशन ने भी कास्ट सिस्टम को कमजोर किया है। कॉन्स्टिट्यूशन by giving it is different provisions to different individual caste by passing different laws with the passage of time। तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कमजोर किया कास्ट सिस्टम को। द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ने भी बिल्कुल एसटीज एससीज बाकी जो भी है, जो लोअर कास्ट पीपल थे, तो उनको भी बिल्कुल रिजर्वेशन के थ्रू बिल्कुल अपलिफ्टमेंट किया गया। ठीक, इसमें से जो करेक्ट आंसर है जिसका असर नहीं है किस पे? कास्ट सिस्टम पे, दैट इज द क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका कुछ असर नहीं पड़ा कास्ट सिस्टम पे।